नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। आज एक बड़े विषय पर चर्चा करेंगे। देश में महंगाई की मार लगातार आम आदमी की कमर तोड़ती नजर आ रही है। पहले रसोई गैस महंगी हुई और अब दूध के दामों में भी बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। अमूल, मदर डेयरी समेत कई बड़ी डेयरी कंपनियों ने दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा कर दिया है और नई दरें आज यानी 14 मई से लागू हो गई है। उधर भारत द्वारा चीनी निर्यात रोकने की खबरों ने भी बाजार में नई बहस छेड़ दी है। सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या देश में महंगाई अब नियंत्रण से बाहर होती जा रही है? क्या मिडिल ईस्ट पर जो कुछ चल रहा है मिडिल क्लास पर सीधा सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है? और आखिर आम आदमी कब तक बढ़ती कीमतों का बोझा उठाता रहेगा? इन्हीं बड़े सवालों पर आज हम खास चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको दिखाते एक छोटी सी रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की जेब पर दबाव और बढ़ा दिया है। बीते कुछ दिनों में घरेलू जरूरतों से जुड़े हुए कई उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे परिवारों का मासिक बजट प्रभावित हो रहा है। जानकारी के अनुसार अमूल, मदर डेयरी और अन्य प्रमुख डेयरी कंपनियों ने दूध की कीमतों में 2 से 3 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। बताया जा रहा है कि नई कीमतें 14 मई से लागू कर दी गई है। इस बदलाव के बाद रोजमर्रा के उपभोक्ता उत्पादों की लागत और बढ़ गई है, जिससे आम उपभोक्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दुनिया में चीनी निर्यात को बंद कर दिया है, ताकि देश में चीनी की किल्लत और दामों में वृद्धि न हो। वहीं देश में महंगाई दर की बात की जाए तो मार्च 2026 में जो 3.40% थी, वह बढ़कर अप्रैल 2026 में 3.48% तक पहुंच गई है, जहां 0.08% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वैश्विक संकट के चलते कई बड़े ऐलान किए, जिनमें पेट्रोल डीजल की खपत को कम करना समेत कई बड़े संकेत भी शामिल हैं। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है, वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है, रेलवे की सर्विसेज से भेजें, जिसका सीधा असर अब देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले पर भी इसका असर डाला है, जहां पर उन्होंने अपने आधिकारिक काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या को 50% तक कम करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर के दामों में भी बढ़ोतरी के बाद अब दूध की कीमतों में इजाफे ने महंगाई को लेकर चिंता और बढ़ा दी है। लगातार बढ़ती लागत ने घरेलू खर्चों को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लोगों और छोटे व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई से घर का बजट बिगड़ रहा है। खासकर मिडिल क्लास परिवारों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है, जहां हर महीने खर्चे का संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। मान रहा हूँ कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी की जेब पर जो बोझ आ जा रहा है ना, मतलब हर टाइम कुछ न कुछ प्राइस बढ़े जा रहे हैं। अभी वॉर उधर हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट ने हर चीज़ के लिए कह दिया कि कटौती करो, इसमें पेट्रोल आप कम यूज़ करो, आप जो वर्क फ्रॉम होम करो, और यहाँ इधर से रेट बढ़ाया जा रहा है। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लानी होगी इसके लिए। ये आज अगर ऐसे रेट बढ़ेंगे तो हम लोग की पॉकेट पर कितना ज़्यादा बोझ आ रहा है, ये गवर्नमेंट शायद समझ नहीं पा रही इस चीज़ को। तो सर देखो, रेट तो बढ़ा है और अभी हर चीज़ में बढ़ेगा। अभी तो मिल्क में बढ़ा है और पेट्रोल हाइक होगा प्राइस, तो बाकी चीज़ भी बढ़ना ही बढ़ना है। और जब मुश्किल टाइम तो है ही, और फाइनेंशियल प्रेशर भी पड़ेगा सब परिवार पर भी। पशु को खिलाने में कितना पैसा लगता है, रख के देख लो, पता लग जाएगा। और दूध में 1-2 रुपये बढ़ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें वो जानवर का भी खर्चा है, ठीक है। बाकी ये जाने वो मुझे हमारे ऊपर महंगाई बिल्कुल बढ़ रही है जिस तरीके से, उस तरीके से डीए नहीं बढ़ा रहे ये लोग। महंगाई तो बहुत ज्यादा है। दूध जो है अगर भैंस का लेंगे आप तो 90 रुपए से भी ज्यादा ऊपर जा रहा है। अमूल का भी अब 72 रुपए कर दिया है, आज अखबार में पढ़ा था।
बहुत असर पड़ेगा साहब इस पे फैमिली पे। लगातार बढ़ती कीमतों के बीच आम जनता महंगाई पर नियंत्रण और राहत उपायों की मांग कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखना और भी जरूरी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टीवी इंडिया। देश में महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है। अब दूध के दामों में वृद्धि भी देखने को मिली है, जिसके बाद अब यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या पेट्रोल, डीजल और तमाम वस्तुओं पर भी क्या यही सब असर देखने को मिल सकता है। इसी पर आज खास हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ मनीषा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ गरिमा दसोनी जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनोद रावल जी, अर्थशास्त्री, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा जी है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का न्यूज़ टीवी इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे सबसे पहला, क्योंकि दामों में वृद्धि हुई है, लगातार बढ़ती महंगाई को आप देख रहे होंगे। आज बड़े बदलाव हुए दूध के दामों में भी, और आगे भी अब चीजें बदलाव हो सकती है। प्रधानमंत्री जी ने संकेत दे दिए। आपको लगता है कि किस स्तर का आर्थिक संकट जो है वो फिलहाल देश के अंदर देखने को मिल रहा है? दूध से शुरुआत हुई है, आपको लगता है कि और बहुत बड़े अभी बदलाव होंगे? नमस्कार जी, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। देखिए, जहां तक सिचुएशन ये है कि महंगाई के लिए प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी 10 तारीख को एक बिल्कुल ऐसा एक मैसेज दे दिया था कि आप एक बड़ी चीजों के लिए तैयार रहिए। देश इस वक्त एक आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, जिसमें इस देश का कसूर नहीं है, पर एक वार, एक लड़ाई के जो माहौल है उसके अंदर पूरे देश को एक सैनिकों की तरह लड़ना होगा। तो ये बिल्कुल, ये मैं इस बात से ये कहूंगा कि ये सब चीजें हुई हैं और हमें शायद और चीजों के लिए अभी तैयार रहना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात पूरे वैश्विक स्तर पर बने हुए हैं, जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, ट्रंप साहब चाइना गए हुए हैं, देखते हैं वहां से क्या निकल करके आता है। तेल के प्राइसेस की हम बात कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम तो यह है कि तेल की अवेलेबिलिटी कैसे हो, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो जब तेल के साथ, आप जानते हैं कि तेल के साथ हर चीज जुड़ी हुई है, हर चीज का लॉजिस्टिक उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको मान करके चलना होगा कि दिक्कतें आएंगी। और ये बिल्कुल आप ठीक करें, दूध से आज शुरुआत हुई है, मुझे डर है कि और बहुत सारी चीजों पर इसका असर पड़ेगा और वो कितना आगे तक जाएगा अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, हमें एक फौजी की तरह लड़ना होगा। जैसे एक फौजी बॉर्डर पर लड़ता है तो वो दिखता नहीं है, फायदे नुकसान की क्या गिनती होती है। इस तरह से आज देश को, मुझे लगता है, सरकार के साथ खड़े होने की और इस हालात से बिल्कुल एक लड़ने की और इसके साथ तैयार होने की जरूरत है। और इसका अंदाजा प्रधानमंत्री जी ने पहले भी दे दिया था और उन्होंने खुद भी वैसा करके दिखाया है कि अपनी कॉस्ट कटिंग की है। तो आई थिंक हमें अपने घरों की कॉस्ट कटिंग करनी होगी, अपने बजट्स के हिसाब से अपने घर के खर्चों को चलाना होगा, तो फर्क पड़ेगा इस पर। ठीक है मनीषा जी, अभी आपने सुना विनोद रावल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ पर छोड़िए 50% उन्होंने अपना प्रोटोकॉल कम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री है वो देश के। आपको लगता है उनके सुरक्षा में इतनी, हमने देखा कि घटत हुई है, उनके तमाम सुरक्षा कर्मियों को, एसपीजीओ को अभी उन्होंने छोड़ा है, सिर्फ महज 2 गाड़ियां आज हमने उनके काफिले में देखी। आपको लगता है कि पीएम की सुरक्षा के लिहाज से ये ठीक होगा? देखिए रोहित जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। आप देखिए कि वैश्विक संकट की स्थिति है, सभी को पता है, सभी अवगत है इस स्थिति से। और ये जैसा कि अभी विनोद जी ने भी बताया कि ये हमारी तरफ से नहीं है, ये पूरे विश्व की स्थिति है और वैश्विक जो खाड़ी देशों के युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है, देश की वजह से नहीं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह से एक अभिभावक की तरह, एक परिवार के मुखिया की तरह हमें जो देश की अर्थव्यवस्था है उसके प्रति सजग कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि ये सिर्फ आज एक अपील नहीं है। जिस तरह की जो बातें चल रही है, जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी जो कहा, वो एक अपील नहीं है, ये एक सोच के एक बदलाव की स्थिति है। और आप देखिए कि राष्ट्रहित के लिए है। उन्होंने जिस तरह से स्वयं भी उस अपील को माना है, आप देखिए कि उन्होंने अपनी उनकी जो सुरक्षा है उसमें कमी की है। और उसके साथ साथ में आप देखिए कि इसका असर पूरे देश में हुआ है, ऐसा नहीं है। हर स्टेट, ज्यादातर स्टेट्स है, उनके जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अपनी जो सुरक्षा उनको कम किया है। और अब देखिए कि जो गाड़ियां हैं, जो उनके साथ में पेट्रोल डीजल जो मितव्ययता की बात जो प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो उसका असर दिखाते हुए वहां पे भी उन्होंने कमी की है। अभी हमारे
राज्यपाल हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं, सभी ने अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखते हुए जो भी प्रधानमंत्री जी की जो भी अपील थी उनको पूरा करने की बात की थी। और देखिए कि जो अपील है मैं उसी पे आना चाहूंगी कि उन्होंने कहा था कि सोना कम खरीदे, तो यहाँ पे कोई विदेशी मुद्रा खर्च करने की बजाय अगर जरूरत हो तो खरीदे, उसकी बात हो रही है, तो कहाँ बुरा है। अगर आप ये देखिए कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उन्होंने कहा है, तो जो हमारे यहाँ के पर्यटक है, यहाँ के रोजगार है, यहाँ का व्यापार है, यहाँ के देश में अगर आती है, यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ के लोगों को फायदा होगा। अगर हम बात करते हैं वोकल फॉर लोकल की, तो कहाँ गलत है। हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार है, कारीगर है, उनको व्यापार मिलेगा, एक परिवार को मदद होगी। पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो उन्होंने कार पूलिंग के लिए कहा, तो ये बहुत अच्छा है। देखिए एक तो सोशल का सोशल, साथ साथ में आप देखिए कि ईवी और इनको बढ़ावा देने की बात। लेकिन मनीषा जी, जो दामों में वृद्धि हुई है वो चिंता का विषय है आमजन के लिए। जिन आमजन की आप बात कर रही है, गरिमा जी आपके पास आऊंगा, मनीषा जी वापस आऊंगा। गरिमा जी, आम बजट में बड़ा प्रभाव इसका पड़ेगा और दामों में वृद्धि हुई है, दूध से इसकी शुरुआत हो जाती। मनीषा जी वापस आऊंगा आपके पास, गरिमा जी से सवाल कर रहा हूं। दामों में वृद्धि हुई है, दूध से शुरुआत हो गई है, आगे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा भी है कि आगे बड़े संकेत उन्होंने दे दिया है कि हो सकता है बदलाव हो सकते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि मैं ये नहीं कहता कि बदलाव नहीं होगा, हो सकता है, आर्थिक संकट है देश के ऊपर, वैश्विक संकट आ रहा है तो कुछ भी बदलाव हो सकता है। लेकिन सवाल जो विपक्ष उठा रहा है, जो चारों तरफ उठ रहा है, वो यही है कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, चुनाव से पहले अगर ये घोषणा होती तो क्या परिणाम कुछ और होते, या ये चुनाव से पहले कुछ कहा जाता तो इसका असर पड़ सकता था। अब आर्थिक संकट या वैश्विक संकट तो आज से नहीं है, ये भी लंबे समय से चल रहा है, तो चुनाव के बाद ये क्यों कहा गया? एंकर महोदय, रोहित जी, आपने बहुत सारी बातें सही कही और मैं विनोद रावल जी से, मनीषा जी से यही सवाल पूछना चाह रही थी कि क्या ये जो युद्ध चल रहा है ये कल और परसों शुरू हुआ है क्या? 3-4 महीने से ये युद्ध चल रहा है। मार्च के महीने में लोकसभा के हमारे नेता प्रतिपक्ष, मेरे नेता राहुल गांधी जी ने, और काम भी यही होता है विपक्ष का, और विपक्ष को अगर आप विरोधी समझ लेंगे, अपना दुश्मन समझ लेंगे, तो यही हश्र होगा जो आज देश का हो रहा है। अगर सकारात्मक, रचनात्मक और सहयोगात्मक दृष्टि से आप विपक्ष को लेंगे तो आप उसकी बात को गंभीरता से लेंगे। राहुल गांधी जी ने मार्च के महीने में, निकालिए उनके बयान, उन्होंने कहा था देश के ऊपर एक बड़ा संकट आने वाला है, आगे का समय जो है वो चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इन्होंने नहीं माना। कोरोना काल में भी उन्होंने यही कहा था कि समय रहते चेत जाइए, अपने संसाधन जुटा लीजिए, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, किसी ने नहीं सुना। अब मैं यही मनीषा जी से और रावल जी से जो कह रहे हैं कि वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है, हर चीज को वैश्विक संकट की आड़ में पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। नोटबंदी तो वैश्विक संकट नहीं थी, आपने देश को कतार में खड़ा करा दिया और आरबीआई के अनुसार कोई काला धन नहीं मिला। तो देश आज हदप्रभ है कि हर एक साल में आप झोली फैला देते हैं, और उल्टा आपने कहा था मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाकर चल दूंगा। वाकई मोदी जी का कुछ नहीं है, हमको तो घर परिवार चलाने हैं। आप सोचिए 15-15, 20-20 सदस्य जिनके परिवारों में हैं, उनको अगर आप 30-35 दिन में एक सिलेंडर देंगे, कैसे वो परिवार अपना भरण पोषण करेगा? तो कहीं ना कहीं ये कह देना कि ये वैश्विक संकट है, आपने विपक्ष को अनसुना किया, और आपने अभी 5 राज्यों के चुनाव में 5000 से ज्यादा स्पेशल बसेस चलाई, 500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई, 100 से ज्यादा गाड़ियों को अपनी फ्लीट में लेकर आप सोमनाथ मंदिर में जो है वो रोड शो कर रहे थे, आप एयर शो देख रहे थे, जिसकी फोटो आप मैग्निफिसेंट एयर शो करके डाल रहे थे ट्वीट पर। तो एक लीडर वो होता है जो लीड करता है, और लीड कैसे करता है? अपने उदाहरण से लीड करता है। आपके मुख्यमंत्री, अभी मनीषा जी ने कहा, मनीषा जी एक पढ़ के बोल रही थी, आपने उनको पूरा नहीं पढ़ने दिया, उसके लिए बड़ी विचलित थी वो, क्योंकि सामने रखा हुआ कुछ था जो और बचा रह गया पन्नों में, वो बोल लीजिएगा अपना टर्न आने पर मनीषा जी। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि 2100 जो पेट्रोल पंप है, अपने बारी में कहा मैंने, अपने टर्न में कहा मनीषा जी, अपने टर्न में कहा, वो साफ दिख रहा था। सुनिए, डिबेट में छुपता नहीं है, डिबेट में साफ पता चल जाता है कि आपके मन के उद्गार हैं या आप पढ़कर बोल रहे हैं। वो हम लोग कोई सुनिए, धूप में बाल नहीं सफेद कर रखे हम लोगों ने, डिबेट करते करते अब हमको अरसा हो गया, हमें पता चल जाता है कि कौन मन से अपने उद्गार बोल रहा है और कौन पढ़ बोल रहा है। गरिमा जी, सवालों पर वापस आऊंगा, मैं सवालों पर वापस आऊंगा। रोहित जी अपनी बात समाप्त करें। रोहित जी अपनी बात समाप्त करें। अब आप भी तो यही कह रहे हैं,
हाँ सुनिए, नहीं मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा आप छोड़ दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। युद्ध कोई कल परसों से नहीं शुरू हुआ है। आपने जिस तरह से पैसे पानी की तरह पैसा बहाया है, आपने स्पेशल बसें और स्पेशल ट्रेनें जो चलाई हैं केवल चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव के रिजल्ट आते ही जैसे ही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ रोहित जी, अगर देश के ऊपर कोई भारी संकट है तो फिर प्रधानमंत्री को सबको बताना चाहिए। ये क्या है कि मुख्यमंत्री बैठकें कर रहे हैं? रोहित जी दो राज्यों में इनका टर्न नहीं है, दो राज्यों में अब आपकी भी सरकार बनी है, केरल में, तमिलनाडु में बेशक से आपने गठबंधन किया हो, तो आपने भी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार किया होगा। मनीषा जी जवाब भी लूंगा आपसे, और ये भी जानना चाहूंगा कि जो मैं इनसे भी सवाल किया वही आपसे कर रहा हूं कि वैश्विक संकट आज हालिया दिनों से शुरू नहीं हुआ है, लंबे समय से चल रहा है। चुनाव से पहले अगर इसको बता दिया जाता, देश तैयारी कर सकता था। गैस सिलेंडर को महंगा किया गया, चलिए वो समझ में आता है कि शॉर्टेज हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी का मुझे वो बयान याद है जो उन्होंने मार्च के अंत में कहा था कि देश में जो कुछ हो रहा है वैश्विक संकट के कारण, देश के ऊपर जो बोझ आ रहा है सरकार उसको अपने कंधों पर ले रही है। यह बयान मुझे अच्छे से याद है। लेकिन चुनाव के ठीक खत्म होने के बाद, शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद प्रधानमंत्री जी संकेत देते हैं और कहते हैं कि मैं ये आग्रह करता हूं कि आप कारपूल कीजिए, ये सारी चीजें कीजिए क्योंकि वैश्विक संकट है। तो विदिन एक मंथ के अंदर उन्होंने जो कुछ कहा है, आपको लगता है कि जब पहले कह रहे थे कि हम अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो क्या एक महीने के अंदर कंधे कमजोर पड़ गए हैं, या फिर सरकार के पास जो तमाम इकट्ठा हुआ यहां पर रिसोर्सेस थे वो कम पड़ते जा रहे हैं, या फिर कहें कि आर्थिक संकट अब इतना हो गया कि एक लंबे समय तक, चुनाव तक वो ठीक था लेकिन उसके बाद अब संकट महसूस होने लगा? देखिए रोहित जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इनको बताना चाहूंगी, इनको याद दिलाना चाहूंगी गरिमा जी को कि जब आपके समय में पी चिदम्बरम जी 2013 की बात है, उन्होंने क्यों कहा था सोना कम खरीदे? उन्होंने क्यों हिंदू की कतरन नहीं लगाएंगे आज? इंदिरा गांधी जी की कतरन नहीं लगाएंगी क्योंकि किरकिरी हो गई भाजपा की। 1967 की कतरन नहीं लगाएंगी द हिंदू की। मनीषा जी बताइए ना, उसी के सवालों के, अरे प्यारी बहन बताइए ना, इंदिरा गांधी जी की द हिंदू की कतरन नहीं लगाएंगी 1967 की, केवल पी चिदम्बरम का हवाला दे रही है। द हिंदू की उस कतरन का भी तो दीजिए, 1967 में जो सोनिया जी ने सोना मत खरीदो कहा था। गरिमा जी रोकना चाहूंगा, गरिमा जी उनको जवाब देने दीजिए फिर वापस आऊंगा। मनीषा जी, महिलाओं से मांग की थी, आप देखिए महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक उतार के दिए थे उनको, और ये बात अलग है कि उन्होंने उसका हिसाब नहीं दिया कि क्या किया। आपने सेना के लिए मांगा था, सेना के नाम पे झोली फैलाई थी, तो उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब तो आज तक नहीं आया। जब उससे मांगा गया तो उनके पास में कोई जवाब नहीं था। आप ये देखिए कि किस तरह। आप रोहित जी के सवाल का जवाब दे दीजिए, अपील हुई। आप रोहित जी और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपके सवाल का दूंगी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, आप रोहित और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जिम्मेदारी देखिए, एक जो देश की है, जो राष्ट्र हित की जिम्मेदारी किसी एक नागरिक की नहीं होती है जी। और अपर्णा जी, मैं पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, आपको भी राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे विषय पे, आपको भी देश के साथ में आना चाहिए। इसीलिए आपको कहते हैं कि आप विपक्ष हैं, आप विरोध की राजनीति करते हैं। आप कौन सा साथ देकर राजनीति कर रहे हैं? आप ये देखिए कि किस तरह से आप वैश्विक संकट की बात हो रही है। वैश्विक संकट में हर एक नागरिक ने, पहले आप देखिए कि स्वतंत्रता के बाद से लेके, मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू ने जब झोली फैलाई थी तो महिलाओं ने उनके झोली भरी थी या नहीं भरी थी, उसका कौन सा हिसाब आप लोगों ने दिया? आप बातें कर लेते, आपको बातें करना। मनीषा जी, मनीषा जी जब से मनीषा जी रोकना चाहूंगा, मनीषा जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये मैं जब से ये प्रधानमंत्री जी ने अपील किया तब से सोशल मीडिया पर कुछ जी 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 ये जो विपक्ष है वो बौखला रहा है। एक तो हार की बौखलाहट है इनकी सबसे बड़ी, तो मनीषा जी, कहीं भी जनता का। मनीषा जी मैं कुछ इस पर जवाब देता हूं फिर आगे भी बढ़ूंगा। मनीषा जी, जब से प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की है तब से सोशल मीडिया पर जो सबसे सुर्खियां बटोर रही है रील्स, वो यही है कि कुछ भी होता है तो नेहरू जी को बड़ा याद किया जाता है। अब नेहरू जी नहीं रहे, अब सरकार आपकी है तो सरकार आपकी है तो सवाल आपसे होंगे। अब नेहरू जी की बात नहीं है, वैश्विक संकट है तो सवाल आपसे होगा। मैं चाहूंगा कि उसी पर जवाब रखेंगे। मैं वापस आपके पास आऊंगा, के शर्मा जी के पास एक बार जा रहा हूं फिर वापस आऊंगा। के शर्मा जी, दूध जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों को महंगा किया जा रहा है और सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े होना आपको लगता है यहां पर चाहिए? सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो फिलहाल अभी क्वेश्चन आवर में है, घेरे में है।
देखिए, प्रधानमंत्री ने जो लोगों के मंच पे जो उन्होंने सबसे अपील की है जी, वहां पे हम लोग को सब अपील को उनकी साथ देना चाहिए जी, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी कम गड्ढा नहीं खोदा है। वो बहुत ज्यादा, देखिए उनके साथ तो दुनिया के भारत एक बलिदान देने के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा यदि कोई देश में यदि कोई आदमी बलिदान देता है तो भारत है। यहाँ का हर नागरिक है ना, सारे दुश्मनी भूल जाते हैं। जब भाई भाई में भी झगड़ा होता है जमीन का, और जब बात आती है बाहरों की, तो वही भाई दूसरे भाई के लिए जान भी देता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखिए ऐसा है ना, देखिए कुछ चीजें जो है ना, आदमी आज पे पट्टी बांध के नहीं रह सकते हैं। सरकार का यदि कुछ गति है तो उसको हम सरकार के सामने लाएंगे वक्त। देखिए, जब मेरा बच्चा यदि कहीं गलती करके आता है और कोई शिकायत करता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जो शिकायत करने आता है घर पे, मेरे पिताजी आपके पिताजी पहले उसको डांटते थे और फिर पहले उसके सामने अपने बच्चे को डांटते थे, मतलब मुझे डांटते थे। और जब चला जाता था तो बेटा क्या हुआ था, सच्चाई बताओ, तो बेटा तू आपको ऐसा मत करना बेटा, मतलब एक अच्छी बात भी सिखाते थे। तो देखिए, हम इनका साथ देने के लिए सब लोग देश के लिए तैयार है। बस कुछ चीजें जो सिखाना है। जब केजरीवाल फ्री वीज देता था तो ये गाली देते थे खुले मंच पे। जब आपकी बारी आई तो सारे नेता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये झारखंड में भी शिबू सोरेन ने जिस तरह से देश का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए लालची लोगों ने किस तरह से पैसा 8,000 10,000 चुनाव से ठीक पहले बांटा, बिहार में बांटा, क्या वो बांटना जरूरी था? क्या वो पैसा पूरे देश की जब बुरी वक्त हो तो वैसे में हम कहते हैं ना, संभाल के रखना चाहिए पैसा। हमारे गांव की औरतें जो है पैसा संभाल क्यों रखती थी? हमारी पत्नी है, जो हमारी माँ लोग है, आज भी जब पिताजी को जब दिक्कत होती थी तो वो संभाल के बोलते थे कुछ पैसा है तो उन्हीं का पॉकेट से चुराया हुआ पैसा उन्हीं का उनको मिलता था। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अब देखिए, इन्होंने तुलना किया मनमोहन सिंह से, इससे किया। मनमोहन सिंह तो वैसे आदमी जब आर्थिक जब आया था तो उन्होंने रिवोल्यूशन पैकेज दिए थे, टैक्स कम कर दिया था, ब्याज दरें घटाई थी, और जो मनरेगा योजना को मजबूत किया था और आर्थिक सुधार किया था। कुछ ऐसे फैसले लिए थे जो जनता पे बोझ ना पड़े। जैसे अभी हमारा टैक्स बहुत महंगा है, आप यदि सतत चुना नहीं खेते ठीक है, दूध महंगा कर दिए कोई बात नहीं। सिगरेट जो है अचानक 19 रुपया से 25 रुपया हो गया। जैसे मैं सिगरेट पीता हूं तो अब भाई आप बेचते हो तो पीता हूं, लेकिन पीता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे 6 रुपए बढ़ा देंगे, दारू पे बढ़ा दिया आपने, टूथपेस्ट पे 5 रुपए कम कर दिया जीएसटी, और बाकी चीजों पे 50% कर दिया। तो आपको पता है टूथपेस्ट महीना में एक बार खरीदाता है, लेकिन सिगरेट है डेली पीता है आदमी, दारू डेली पीता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा कुछ और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। के शर्मा जी, अभी महाराष्ट्र के अंदर के शर्मा जी एक मैं ऐड कर देता हूं इसमें, फिर इस पे जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र के अंदर तो सीएनजी के दामों में भी वृद्धि हुई है आज। हाँ, तो वो देखिए 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ 2020 में, उस समय कोरोना बहुत जबरदस्त फैल रहा था। लोगों ने कहा कि इसको हो जाए, तो नहीं, हमने अभी कुछ नहीं हुआ है, हमारे देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे ही चुनाव तक उसको रोका गया कि चुनाव हो जाए, 72 सीट आई कांग्रेस बीजेपी की, खुशियां मनाई गई, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ लोग में लॉकडाउन चालू हो गया। आपने पता आज रात से लॉकडाउन हो जाएगा, आज रात से एटीएम पे लोग लाइन पे लगे, आज रात से लोग है ना, रात को 12 बजता नहीं था, कब दिया बजवा दिए, कब घंटी बजवा दिए, कब थाली बजवा दिए, पर हम लोग डेली 12 बजे लेके कुछ ना कुछ बैठे होते थे कि कुछ ना कुछ हमारे प्रधानमंत्री आज बोलेंगे और हम लोग थाली बजाना है, क्या बजाना है। लेकिन देश की जनता ने बजाया उनके लिए किया। अब देखिए यहाँ पे कोरोना में कितने लोग मर गए। बंगाल चुनाव की बात कर रहा हूं, पिछले 5 साल पहले, इस बार भी बंगाल चुनाव तक ऐसा बोला गया, जब लोग विपक्ष ने जब आवाज उठाया तो विपक्ष पैनिक क्रिएट कर रहा है, राजनीति कर रहा है। जब आपने बंगाल में खर्चा कर दिया, सारा खर्चा हो गया, चलिए प्रधानमंत्री ने जिस दिन यह ऐलान किया उसके बाद आसाम में जब सीएम का पद के लिए 22 मुख्यमंत्री का वहां पे ऑनलाइन क्यों नहीं चले गए, वर्क फ्रॉम होम क्यों, बीसी लिंक ज्वाइन कर लेते, क्या जरूरत था? एक मुख्यमंत्री जाता, उसके पीछे 50 लोग जाते हैं। बिल्कुल सर, उसके पीछे 50 पूरा एनडीए वहां समर्थन करने पहुंचा। ऐसा ही बंगाल में हुआ, ऐसा ही असम में हुआ। के शर्मा जी, दोनों राज्यों में ऐसा देखने को मिला, असम में भी, पश्चिम बंगाल में भी, जामनगर में, गुजरात में इन्होंने रोड शो किया। सर देखो, कुछ चीजें हमें दिखती है। अब अचानक जब जनता ने विरोध किया कि आप देखिए
लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले भूखे अपने परिवार को भूख में रखा, 2 दिन उपवास रखा, उसके बाद देश से अपील किया। आपको इंदिरा गांधी, मनीषा जी आपको नहीं लगता कि ऐसा ही कुछ अब आपकी सरकार को भी करना चाहिए, चाहे वो राहत पैकेज हो जिस तरह से किए गए पहले, तो आपको नहीं लगता ऐसा कुछ करना चाहिए? आपको हस्तक्षेप भी करना चाहिए? प्राइसेस बढ़ रहे हैं, दूध के दाम बढ़ गए, आपको नहीं लगता सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए? गरिमा जी आऊंगा। मुझे कुछ बात रखनी है मनीषा जी के बहुत सवाल थे, मुझे रखने दीजिए अपनी बात। गरिमा जी मैं तीसरी बार जा रहे हैं मनीषा जी के पास, मेरे पास एक बार आए आप। सुनिए गरिमा जी से सवाल जा रहे हैं मनीषा जी के पास। नहीं सुनिए, मैं गरिमा जी से सवाल, गरिमा जी सुनिए, उसके पास पालने में दिख गए होंगे, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। गरिमा जी आपको कम से कम एक प्रवक्ता के पाँव दिख जाने चाहिए, इनके पास कितने आंकड़े कितने नहीं। सुनिए, आप 3 बार चले जाइए, 4 बार चले जाइए, सवाल ऐड करके फिर आपके पास जवाब के लिए आऊंगा। मुझे आपसे भी सवाल करना है, लेकिन उसके लिए मुझे मनीषा जी से सवाल करना होगा, उसका एड ऑन मैं आपसे चाहता हूँ। आंकड़े नहीं है, नहीं आपको सुनिए ना, आपको अभी तक तो सूद के पाँव पालने में दिख गए होंगे ना। ये मनीषा जी कितनी मुधन्य प्रवक्ता हैं और कितना ये इस वैश्विक संकट पर हम लोगों को ज्ञान दे सकती है। एक सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता होने के नाते कितनी संवेदनशीलता इनके अंदर है, वो दिखाई पड़ रही है। एक एक करके बोलिए, मैं समय दे रहा हूँ। नहीं गरिमा जी सुनिए, मैं आपको समय दे रहा हूँ, लेकिन नहीं आप सुनिए, मैं रोकना चाहूंगा, आप सभी को रोकना चाहूंगा। गरिमा जी, मनीषा जी, रोकना चाहूंगा, दोनों को रोकना चाहूंगा, मैं दोनों को रोकना चाहूंगा, दोनों को 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। देखिए आपको सुनना होगा। गरिमा जी सुनिए, मनीषा जी सुनिए, देखिए मैं आप सभी से एक एक करके बात कर रहा हूं, मैं एक एक सवाल कर रहा हूं। गरिमा जी सुनिए, सुन तो लीजिए, नहीं आपको सुनना होगा, आप एक सवाल सुन लीजिए। मैं सवाल जो कर रहा हूं, मैं उस पर आपका एड ऑन चाहूंगा, इसलिए मैंने कोई सवाल किया है, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल रेडी है, आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं मनीषा जी से यह कह रहा हूं कि जैसा कांग्रेस की सरकार ने किया उस समय, क्या नहीं लगता अब आपकी सरकार को करना चाहिए? तो गरिमा जी उसके बाद मैं जाहिर सी बात आपसे सवाल लूंगा, तो एक बार वो जवाब दे दे, तो अगर वो उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात आपको उस पर जवाब देना होगा। तो एक बार मनीषा जी इसका जवाब दे दे, तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। मनीषा जी देखिए रोहित जी, आप ये देखिए, मैंने आपको यही उदाहरण, मैंने 3 उदाहरण पहले दिए थे। 2013 का पी चिदम्बरम जी का, जिन्होंने कहा था कि सोना खरीदना बंद कर दीजिए। फिर मैंने आपको कहा था खाद्य संकट जब देश पे आया था, तब भी उन्होंने कहा, जब वहां पे उनके उस समय कहा गया था कि भाई देखिए आप है ना अन्न 1 दिन का अन्न त्याग करिए और उपवास रखिए, ठीक है। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने जब झोली फैलाई थी, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगी कि उन्होंने अन्न खाने को किसने मना किया था? कौन नेता था जिसने उपवास रखे कहा था? महिला के गहन, जो कहते हैं ना, गहने मंगलसूत्र पे पुत्रवाद के कर लिए था, उसका कोई हिसाब नहीं दिया था। तो आप यहाँ पे आइए। अब हम बात करते हैं यात्राओं की। रोहित जी आप 5 बार चले जाइए, ये महिला पूर्वजों को कोसते हुए नजर आएगी। बस मैं जवाब लूंगा, दिमाग नहीं है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है। गरिमा जी आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। ये पूर्वजों को कोसते हुए नजर मनीषा जी एक सीधा, मनीषा जी आ रहा हूँ। गरिमा जी इसका जवाब दे रही है, फिर वापस आ रहा हूँ। ठीक है मनीषा जी वो जवाब आपको देना होगा कि सरकार आपकी है। मनीषा जी मेरा सवाल आप रिपीट कर रही हैं। मनीषा, आप ये इंदिरा गांधी वाला रिपीट कर रही हैं और डिबेट का टाइम खराब कर रही हैं। मनीषा जी आपने पहले भी इंदिरा गांधी ने कहने लिए और बर्बाद कर दिए और हिसाब नहीं दिया। गरिमा जी पॉइंट आप बोल चुकी है, हम सबका समय। गरिमा जी सुनिए, मुझे आगे सवाल, आगे डिबेट नहीं रखनी है, आगे कंटिन्यू करनी है। सुनिए, सभी वेट कर रहे हैं। मनीषा जी, जो मैंने जवाब मांगा था आपसे, वो शायद उस पर आप नहीं पहुंचे। गरिमा जी के पास जा रहा हूं, फिर वापस आ रहा हूं। गरिमा जी के पास जा रहा हूं, वापस आता हूं। गरिमा जी, मनीषा जी सुनिए, मैं आपको फिर समय दूंगा। गरिमा जी मुझे जो बताए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं लगा सवाल के जवाब में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब सरकार जब बीजेपी की है तो जवाब देना होगा। मेरा सवाल यह है कि जब आज दूध के दामों में वृद्धि हुई है तो हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि सरकार नहीं सोचेगी तो आम जन के लिए सोचेगा कौन? अब जवाब दीजिए गरिमा जी। बिल्कुल रोहित जी, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री खुदा या भगवान नहीं होता। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जवाबदेह होता है, जिम्मेदार होता है। उसको, हमको जो राष्ट्र के नाम संबोधन, जिसकी एक गरिमामयी जगह थी, राष्ट्र के नाम संबोधन एक ऐसी चीज होता था कि सारे लोग अपने काम धंधे छोड़कर पहले प्रधानमंत्री को सुनते थे कि कोई जरूर गंभीर बात होगी। इन्होंने
की गरिमा भी गिरा दी। इन्होंने महिला आरक्षण पर या परिसीमन बिल पर विपक्ष को कोसने के लिए उस प्लेटफॉर्म का यूज करा, तो अब इतनी जल्दी में ये दोबारा राष्ट्र के नाम संबोधन के प्लेटफॉर्म को नहीं यूज कर पा रहे, क्योंकि जमकर क्रिकेरी होगी। और अभी तो इतना बैकलैश इनको इसलिए झेलना पड़ रहा है। आपको जवाब चाहिए था मनीषा जी, आपको हिसाब चाहिए था गहनों का, सुन लीजिए ना, गहनों का हिसाब तो ले लीजिए, गहनों का हिसाब तो ले लीजिए बहन, गहनों का हिसाब तो ले लीजिए। आपने मुझसे कुछ सवाल किए, उसका हिसाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए ना, जवाब ले लीजिए ना। मनीषा जी बोलिएगा, समय दूंगा, फिर समय दूंगा मनीषा जी, जवाब के लिए समय दूंगा। गरिमा जी जवाब दें। इज द ओनली वन जो सबको डिस्टर्ब कर रही है। आप जवाब ले लीजिए। आपने कहा इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में उन्होंने पहले करोड़ों के गहने खुद दान किए, उसके बाद जनता से मांगे। लाल बहादुर शास्त्री ने पहले अपने खानदान को, अपने परिवार को उपवास करवाया, फिर उपवास मांगा। एक दिन का उपवास, क्योंकि एक भूखा नंगा देश मिला था हमें, अंग्रेज भूखा नंगा देश छोड़कर गए थे। आप लोगों ने जो ये रथ यात्रा निकाली राम मंदिर के नाम पर 1980 में, रथ यात्रा के दौरान मेरे उत्तराखंड भी लोगों ने अपने गलोबंद, अपने कान के झुमके निकाल कर दिए लाल कृष्ण आडवाणी को। इसीलिए तो चुपचाप बैठे हुए मोदी जी की हर उत्पीड़न बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि वो करोड़ों का हिसाब नहीं दिया, अरबों का। जो लोगों ने सीमेंट, जिसके पास सीमेंट था सीमेंट दिया, ईंट थी ईंट दी। आपको याद होगा 1980 में, तो आप बहुत ज्यादा छोटी नहीं रही होंगी, तो ऐसे में हो सकता है। इंदिरा गांधी का हिसाब तो सबको पता है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का हिसाब किसी को नहीं मिला। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, 2100 जो पेट्रोल पंप है अडानी अंबानी के, इन लोगों के पेट्रोल पंप बचाने की ये पूरी कवायद है, और प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करे, ये है सही प्लेटफॉर्म। इस वक्त राष्ट्र जो है वहां की स्थिति में है, अच्छा गरिमा जी, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल आपसे। पूरा राष्ट्र गरिमा जी, एक छोटा सा सवाल, गरिमा जी सवाल सुन लीजिए, छोटा सा सवाल आपसे कि प्रधानमंत्री जी ने, गरिमा जी सवाल सुनना होगा, आपको सवाल सुनना होगा। गरिमा जी आपसे सवाल कर रहा हूं, फिर जवाब लूंगा मैं, आपको जवाब देने के लिए फिर समय दूंगा, आपको सवाल सुनना चाहिए। गरिमा जी सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनिए। मनीषा जी आऊंगा, एक मिनट रोकना चाहूंगा, सवाल ले रहा हूं, फिर वापस आऊंगा। गरिमा जी मुझे सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिएगा, क्योंकि मुझे आगे भी पैनल पर जाना है, विनोद जी भी वेट कर रहे हैं। गरिमा जी, प्रधानमंत्री जी ने अपने कहे के प्रोटोकॉल से या कहे के अपने कॉन्वॉय से गाड़ियों को कम कर दिया, एनडीए के तमाम मुख्यमंत्री वही कर रहे हैं, तो लगता नहीं कि पहल कर दी है उन्होंने भी? नहीं, पहल वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। 5 तारीख को रिजल्ट आया 5 राज्यों का, उसके बाद ये सोमनाथ का 100 गाड़ियों का रोड शो हुआ, जो सबने देखा। ये क्या था? ये वेस्ट था। आप एक तरह, और ये रोड शो उन्होंने अपील के अगले दिन किया। 2013 में जब चिदम्बरम जी ने गोल्ड ना खरीदने की अपील करी, मैं स्वीकार करती हूँ, उस समय का प्रधानमंत्री का मोदी का भाषण अभी भी वायरल हो रहा है और बैकलैश हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा था, बताओ अर्थव्यवस्था गिर रही है सोना खरीदने की वजह से। आप लोगों के गले के नीचे उतरता है ये तर्क? सोना एक गृहिणी का, सोना एक महिला का स्वाभिमान होता है। मंगलसूत्र बांसवाड़ा में 2024 के बांसवाड़ा इलेक्शन में 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा ये कांग्रेस वाले तुम्हारे मंगलसूत्र खरीद लेंगे, और आज क्या कह रहे हैं? शादी के लिए गहने खरीदना बंद कर दीजिए। तो मंगलसूत्र तो मोदी जी ने खुद खरीदा है, खुद छीना है जनता से और हमारा नाम लगाया। आप सोचिए मंगलसूत्र क्या होता है? सौभाग्य, अखंड सौभाग्य की निशानी होती है मंगलसूत्र, और उस मंगलसूत्र को आपने छीनने का काम किया। आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में मोदी जी की कोई सुनवाई नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने, ठीक है गरिमा जी आगे बढ़ रहे हैं, आगे सवालों पर आगे बढ़ेंगे। गरिमा जी रोकूंगा, सवालों पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे और भी कई सवाल है जो लेने हैं। विनोद रावल जी से सवाल कर रहा हूं, फिर वापस आऊंगा। विनोद रावल जी, अभी चीजें होती जा रही है, चीनी को बंद किया गया है कि हम चीनी का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे सितंबर तक, एटलीस्ट ये नहीं करेंगे, उसके बाद आगे फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगे वो अलग है। लेकिन आपको लगता है कि चीनी निर्यात बंद करने से घरेलू बाजार में कीमतें नियंत्रित हो पाएंगी, और ये फैसला आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए भी या अभी फिलहाल के लिए भी ठीक है? देखिए रोहित जी, पहली बात तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं किसी भी तरह से। किसका फैसला कब करना है, कैसे करना है, ये मुखिया का काम है। उन्होंने गलत किया तो कांग्रेस की नेता जो है उस पर उंगली उठाएंगी, बीजेपी के नेता उसको जस्टिफाई करेंगे, ये उनका अपना राजनीतिक एक मामला हो सकता है। मेरा काम है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए अर्थशास्त्री, जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा कहना यह कि एक समस्या अगर मेरे सामने खड़ी है, मुझे दिखाई दे रहा है
कि मैं अपना फॉरेक्स रिजर्व कहां से बचा सकता हूं। 721 टन सोना पिछले साल में हमने इंपोर्ट किया, उसके लिए हमने 24% ज्यादा पैसा चुकाया, जबकि पहले से सोना कब इंपोर्ट किया था। तो उसकी वजह यह थी कि सोने के दाम बढ़ गए थे। अब अगर हम बात करते हैं, हमने आज चीनी का एक्सपोर्ट को रोका है, तो उसका कारण बहुत सिंपल है कि हमारे को अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए उसकी जरूरत है। अगर हमारी डोमेस्टिक जरूरतें पूरी होती हैं तभी हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट को रोक दिया जाता है। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है, जब जब जरूरत ऐसी पड़ी है तब किया गया है। तो आज देश को जो जरूरत है, जो मैं अर्थशास्त्र के मामले में बात कर रहा हूं, तो वहां उनको पैसा बचाने की जरूरत है, कवायद की। विनोद जी, मैं सहमत हूं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ। इसी पे एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे मैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सबकी जो डील है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो, वो हम डॉलर्स में करते हैं। तो ऐसा रोकने से, ऐसा करने से क्या होगा, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। तो आपको लगता है कि पैसा मजबूत होगा या फिर अभी और गिरेगा ऐसे ही परिस्थितियों में? देखिए, फॉरेक्स जो है, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, 25 बिलियन डॉलर पिछले 10 हफ्ते में गिरा है। 2.5 बिलियन एवरी वीक हम लोग नीचे जा रहे थे। और आप समझते हैं कि डॉलर जो है ये डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। बिल्कुल एक करेंसी है जिसकी अगर मांग ज्यादा होगी तो उसका भाव बढ़ जाता है, मांग कम होगी तो कम हो जाएगा। जब हम तेल कम खरीदेंगे, जब हम सोना कम इंपोर्ट करेंगे, तो हमको पेमेंट करने के लिए डॉलर की आवश्यकता कम पड़ेगी तो हमारी मांग कम हो जाएगी। जब मांग कम हो जाएगी तो अब ऑटोमेटिकली उसका कीमत जो है, डॉलर का जो दबाव है, रुपए पर जो दबाव है, वो कम होगा, जिससे कम होना चाहिए। कल 96 रुपीस को रुपया जो है इतना नीचे चला गया, कल इतना नीचे गिर गया था। देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर किसी टिप्पणी में नहीं जाना चाहता कि ये क्या है क्या नहीं और क्यों हुआ, लेकिन अर्थशास्त्र के हिसाब से ये डिमांड और सप्लाई का फार्मूला है। आपको अपना जो आउटफ्लो है, जब पानी की टंकी में से पानी बचाना हो तो आउटफ्लो को जो है बंद करना पड़ेगा या कम इस्तेमाल करना होगा किसी भी तरह से। तो उस आउटफ्लो को रोकने की एक कवायद में उन्होंने 7 ऐसी बातें रखी कि इसको रोक लिया जाए कुछ समय के लिए। अब उससे कितना फर्क पड़ेगा, ये डाटा तो देखिए उनके पास अवेलेबल होगा, हम अंदाज लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आने का रास्ता नहीं है, जाने का हम कुछ कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो 25 बिलियन डॉलर हमारा जो नुकसान है, आप देखिए, मुझे एक सेकंड और दीजिएगा रोहित जी, कि जिस तरह से तेल के, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और सप्लाई में डिसरप्शन है, स्टेट ऑफ होम्स बंद पड़ा हुआ है, पूरी तरह से चोक्ड है, सप्लाई आ नहीं रही, तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं। प्राइसेस बढ़ने की वजह से तेल के भी दाम ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब उसकी भी कंजम्पशन को उन्होंने कहा कि कम करें। हाँ, देश के मुखिया का या घर के मुखिया का काम होता है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करे। तो वो उन्होंने कल अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की कि मैं 2 गाड़ियों से चलूंगा। अब उस पर भी हमारी एक डिबेट है कि आप अपने आप को सुरक्षा से क्यों अपने आप को नहीं हटा रहे हैं उसके अंदर से, तो एक अलग है। लेकिन पूरी कवायद यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को किसी तरह से और नीचे जाने से रोका जाए और हम अपनी कंजम्पशन को कुछ कम करें, जिससे इंपोर्ट का के शर्मा जी, अब आम जनता को राहत देने के लिए आपको लगता है कि सरकार के पास और कोई मजबूत विकल्प है, या ये जो तमाम प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर ऐलान किए हैं या कहे कि जो उन्होंने अपील की है, ये आपको मजबूत विकल्प नजर आती है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो सोना पे जो और जो विदेश यात्रा पे किया, उससे बहुत फायदा पड़ेगा। हमारे अर्थशास्त्री भी अभी बहुत सही बात बोल रहे थे कि देखिए, डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। मैंने भी MBA किया है, तो मुझे जहां तक नॉलेज है, जितना डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई जो है ना उससे जब कम रहेगा तो ऑब्वियसली कि उसके दाम बढ़ेंगे। देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले हमारे देश में जो चुनाव जीतने के लिए नेताओं ने जो फ्री वीज और जितना पैसा जो वादा किया हम ये देंगे, ये सारे जो फ्री का, जो बिजली फ्री का, ये सब जो है बंद होना चाहिए। देखिए, देश जब संकट आया है तो आप बदल सकते हैं, और ये अच्छा है ना। उनको तो देश के पास पैसा है नहीं, चुनाव के टाइम में वादा कर दिए, पैसा दे भी नहीं पा रहे। बिहार में तो जो महिलाओं को जो पैसा दिए थे वो दे भी नहीं पा रहे हैं। जब नहीं दे पा रहे तो सारे राज्यों में बंद कर दो, हम कहते हैं बंद ही कर दो, ठीक है। अब रही बाकी सभी लोग, हम लोग धीरे धीरे करेंगे। बट एक चीज हम अर्थशास्त्री जी से मैं समझना चाहता हूं, वो हमारे बड़े भाई है, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि युद्ध तो यूक्रेन और रशिया का भी हो रहा था, बाकी इजराइल और उसका गाजा पट्टी का भी हुआ था, पर देश में वैसी समस्या नहीं आई। और रही तेल की बात है, तो तेल तो उन्होंने छोड़ दिया। जब किसी देश का नेता का जब नहीं आ रहा था तेल, तो सिर्फ भारत के नेता के लिए उन्होंने छोड़ दिया, बोला कि नहीं, भारत को छोड़ना है, क्योंकि भारत के 5 लाख चल रहे हैं,
चुनाव है तो उनको छोड़ना है तो वो छोड़ दिए, क्या अब छोड़ नहीं रहे क्या वो? मतलब ये जानना चाहता हूं, क्योंकि बाकी राज्यों में देश में भी लड़ाई युद्ध हुआ है। तो मनीषा जी आ रहा हूं, विनोद रावल जी कुछ ऐड कर रहे हैं, फिर आ रहा हूं विनोद रावल जी। हाँ रावल सर बता, प्लीज इसको कमेंट मत समझिएगा, पर थोड़ा सा मुझे समझना है कि वो मनीषा जी इसका जवाब देंगी, लेकिन विनोद रावल जी कुछ ऐड कर रहे हैं। विनोद रावल जी। धन्यवाद शर्मा जी, आपने बिल्कुल इसको कमेंट की तरह कर दिया, मुझे और अच्छा लगा। देखिए पहले हमको रशिया से डिस्काउंट में तेल मिलता था, लेकिन उसके बाद जब हमारी यूएस के साथ ट्रेड डील हुई तो वो डिस्काउंट हमारा कैंसिल हो गया। आज हम प्रीमियम पर रशिया से भी तेल लेते हैं, तो पहले तो वो डिस्काउंट मिलना हमको बंद हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो आप अभी बात कर रहे हैं कि अभी ये क्यों आई, देखिए सबको उम्मीद थी कि ईरान का जो युद्ध है वो इतना लंबा नहीं चलेगा, और ये युद्ध जो है उम्मीद से कहीं ज्यादा, अमेरिका की भी उम्मीद से कहीं ज्यादा चला गया। किसी को अंदाजा नहीं था ये, और अभी भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि ईरान का युद्ध कब समाप्त होगा। जिस तरह से लड़ाई हो गई और जिस तरह से यूक्रेन में तो हुआ है, लंबा हो रहा, अभी भी यूक्रेन और रशिया का तो लगातार हो ही रहा है। एक तरह से देखा गाजा पट्टी का भी थोड़ा बड़ा होता ही जा रहा है, उन लोग तो 1-1 साल चला, यहाँ तो 25 दिन 20 दिन में ही हालत खराब हो गई। और इसका मतलब कि ट्रंप के साथ जो हमारी नीति थी हमारे पास भारत सरकार की, वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ। ट्रंप जी की वजह से ही पूरे देश के सारे ये तबीयत खराब हो गया सबका। के शर्मा जी, जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो देश की होती है, तो आपको नहीं लगता कि फॉरेन पॉलिसी को गुनहगार ठहराना? ट्रंप के साथ जो हमें लगता है मित्रता जो है, दोस्ती ज्यादा नुकसान हो गई, क्योंकि ट्रंप जो है ठीक है, वो अपना तो फायदा ले रही है। मनीषा जी, जो संबंध थे, जो शर्मा जी उसको तो पूरी दुनिया झेल रही है। विनोद जी एक जवाब ले लेता हूँ, वजह से बस यही जानना चाहता था। एक जवाब ले लेता हूँ मनीषा जी से। के शर्मा जी इसी का जवाब ले लेता हूँ। मनीषा जी बेहतर जवाब देंगी इसका, क्योंकि वो बताएंगी भी कि आपकी जो पॉलिसी है सिर्फ इमोशनल कार्ड खेलेगी, वो राम हिंदू कार्ड खेलेगी, वो जवाब देंगी, बेहतर इसका जवाब देंगे, वो बताएंगी कि आपको लगता है कि आपके जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगता है। के शर्मा जी रुकेंगे, मैं सवाल कर रहा हूं। मनीषा जी, आपको लगता है कि आपकी जो दोस्ती है, हमारे देश के संबंध जो है उन तमाम देशों के साथ वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं? और प्रधानमंत्री जी अभी फिर घूमने जा रहे हैं, कहीं के यात्रा करने जा रहे हैं तमाम देशों के साथ, और देश में ब्रिक्स की भी बैठक हो रही है, तो लगता है कि हम फॉरेन पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं के शर्मा जी ने भी, और आपको लगता है कि मित्रता पर भी सवाल उठ रहे हैं, वो ठीक है? देखिए रोहित जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भी बाहर जाते हैं तो घूमने नहीं जाते हैं, घूमने नहीं जा रहे हैं। वो जो संबंध बनाए हैं, देखिए विश्व के प्रसिद्ध नेता बने, जिस तरह से विश्व में उनको जिस तरह से कहते हैं ना कि उनको पसंद किया जाता है, उनको जहां पे भी जाते हैं तो लोग उनके पास आना चाहते हैं। मित्रता की तो आप देखिए कि सारे देश उन्होंने मित्रता रखी है और सभी लोग निभा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए खाड़ी देशों की बात थी, जब के शर्मा जी कह रहे थे कि हमें पता है, बाकी तो उन्होंने दे दिया जवाब, हमारे जो विनोद जी हैं उन्होंने, लेकिन आप ये देखिए कि 80% क्रूड ऑयल वहां से आता था, और ऐसा नहीं है कि बंद हो गए हैं, आज भी 2 जहाज आए हैं वहां से, लेकिन जो इतनी ज्यादा हम लोग उन पे निर्भर थे, उनको निर्भरता को कम करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की है, और उन्होंने खुद ने भी इस चीज को माना था। और ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जहाँ जाते हैं, जो मित्रता है वो उस मित्रता को बिल्कुल निभाते हैं, और वो चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं लाभ के लिए जाते हैं, हमारे देश को लाभ मिले, हमारे देश के लिए वो जाते हैं, और वो हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना से वो काम करते हैं। ठीक, गरिमा जी। देखिए अभी विनोद रावल जी ने कहा कि रेट्स हाई होते हैं और डॉलर जो है वो लगातार हावी हो रहा है रुपये के ऊपर, तो मुझे फिर भाषण याद आ गया कि जब जब डॉलर के मुकाबले रुपया नीचे गिरता है तो देश का स्वाभिमान नीचे गिरता है। ये बातें कही गई थी इस देश से कि मैं वादा ये भी किया गया था कि डॉलर के मुकाबले रुपये को ले आऊंगा। वादा ये भी था कि किसान की आय दोगुनी कर दूंगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और सांसद गांव गोद लेंगे। पता नहीं इतने सारे वादे 2014 में किए, अच्छे दिन आएंगे। वो वादे तो पूरे नहीं हुए। हाँ, पूरा देश थाली ताली घंटी दिया बजाने में शुरू हो गया, नोटबंदी में कतार में खड़ा हो गया, सेंट्रल हॉल से आपने जीएसटी थोप दिया। आज आप गूगल करिएगा, जीएसटी में सैकड़ों नहीं हजारों संशोधन हो गए, क्योंकि भाजपा तैयारी करके तो कोई चीज नीति लाती नहीं। अब सवाल बड़ा ये उठता है जो इन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल या तमाम तरह की बातें यहां हुई। विनोद जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, यूपीए सरकार में ये जो
क्रूड ऑयल है, ये $145 प्रति बैरल भी गया, तब भी यूपीए की गवर्नमेंट ने नुकसान खाकर जो है जनता को ₹65 पेट्रोल डीजल दिया, ₹65 और ₹45 ₹40। तो हमने तो वो किया। आज की तारीख में भी मोदी जी 4 लाख करोड़ रुपया पर वर्ष कमा रहे हैं। इस सिचुएशन में भी वो अपना कोई टैक्स कम नहीं कर रहे हैं, तो जनता पर उसका बोझ डाल रहे हैं। और ये जब हमने यूपीए सरकार ने इनको सत्ता सौंपी तो देश के अंदर जो उत्पादन होता था क्रूड ऑयल का वो 38 लाख मेट्रिक टन होता था। और मोदी जी आए और बोले मैं दूसरों पर निर्भरता कम करना चाहता हूं, इसको और बढ़ाना चाहता हूं। आज की तारीख में 27 लाख मेट्रिक टन हो गया। अच्छा, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि हम गर्त में जाते क्यों जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे, छोटा सा सवाल कर रहा हूं गरिमा जी आपसे, इसका जवाब भी कहा आपसे कि जो भी सिचुएशन है, गरिमा जी इसका एक जवाब मुझे दीजिएगा। सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि आपको लगता है कि सरकार जो कुछ हो रहा है इसमें विफल हो रही है और सरकार इसको हैंडल नहीं कर पा रही है और सरकार आर्थिक रूप से देश को कमजोर कर रही है, आपको लगता है कि मिस हैंडल हो रहा है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो जनता को आपको बताना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपने चुनावों के दौरान कुछ नहीं बोला, चुनाव निपटते ही आपने कोई ऐसी बात कर दी जो गले नहीं उतर रही। और अगर वाकई बहुत बड़ा संकट है तो आइए राष्ट्र के संबोधन करिए और बताइए जनता को। आप मुख्यमंत्रियों के कानों में तो फुसफुसा रहे हैं, मुख्यमंत्री आनंद फानंद में, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी कैबिनेट बैठक कर रहा है, लेकिन जनता को कुछ नहीं पता चल पा रहा है। क्या लॉकडाउन लगने वाला है? क्या रात को जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कोई कह रहा है स्कूलों में ऑनलाइन क्लास होगी, स्कूल नहीं चलेंगे क्योंकि माता पिता पेट्रोल डीजल बहुत खर्च करते हैं बच्चों को छोड़ने लाने में। तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, अगर विकट संकट है तो फिर देश को बताइए, हमको अंधेरे में मत रखिए, क्योंकि देश हमारा है। मनीषा जी, आपको लगता है कि जानकारी दे देनी चाहिए, जो लोगों के मन में सवाल है उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अब समय आ गया, वैश्विक संकट है तो लोगों को पता होना चाहिए। अगर किसानों से कह रहे हैं आधा फर्टिलाइजर यूज करो तो आप खाएंगे क्या? गरिमा जी फाइनल कमेंट ले लो। गरिमा जी सुनिए, मैंने आपको समय दिया, अब एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं। मोदी जी ने देश के नाम संबोधन दिया है, सबको बताया है, ऐसा नहीं है कि छुपाया है। नहीं, वो राष्ट्र के नाम संबोधन तो उन्होंने कांग्रेस को कोसने के लिए किया था। जो राष्ट्र के नाम संबोधन था ना, वो तो वो परिसीमन बिल जो गिर गया था उससे वो इतना उद्वेलित हो गए थे बेचारे, बिल्कुल रोने को तैयार हो गए थे कि महिलाओं को आरक्षण कैसे मिलेगा अब, और शर्तें भी खुद ही लगाई महिला आरक्षण के साथ। उसके बाद राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जो राष्ट्र के नाम संबोधन आज होना चाहिए था ना मनीषा जी, फाइनल कमेंट में ले लेता हूं कर चुके हैं। गरिमा जी मेरे पास समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है, मुझे फाइनल कमेंट लेना होगा। गरिमा जी मैं फिर रोकना चाह रहा हूं आपको, फाइनल कमेंट ले रहा हूं मनीषा जी से। मनीषा जी जवाब दीजिए कि क्या सरकार विफल हो रही है देश को संभालने में? हाँ, जनता महंगाई की चक्की में पिस रही है। ये सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता कहीं से भी आपको संवेदनशील और गंभीर दिखाई पड़ रही है इस मुद्दे पर। इनको मोदी जी को मक्खन लगाने से फुर्सत नहीं है, इनको इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को कोसने से फुर्सत नहीं है। को रोकना चाहूंगा, देखिए समय की समाप्ति है। मीनाक्षी जी, गरिमा जी, विनोद रावल जी, के शर्मा जी, समय की समाप्ति है। मनीषा जी समय की समाप्ति है। मनीषा जी समय की समाप्ति है, मैं फिर आपको रोकना चाहूंगा। देखिए क्योंकि समय मेरे पास निश्चित था, तो अब जाहिर सी बात है कि अब सवाल उठ रहे हैं। मनीषा जी समय की समाप्ति है, मैं आप सभी का धन्यवाद कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े थे, समय आप सभी ने दिया। और सबसे बड़ा सवाल जो आज भी उठता है वो यही है कि आम जनता जूझ रही है, कहीं भी संकट हो तो आम जनता पर आन पड़ता है। सरकार को उसको लेकर सोचना चाहिए और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। न्यूज़ टीवी इंडिया जनता के साथ खड़ा है, आमजन के साथ खड़ा है। जहां पर भी मुद्दा आम जनता का होगा, न्यूज़ टीवी इंडिया हमेशा प्रमुखता से मुद्दा उठाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।